हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इडली वाले। मेरी लाइफ जीने का तरीका एकदम सिंपल है। जो बड़े कहें उसे फॉलो करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते और उनके राइट डिसीजंस के बारे में सोचकर मैं कभी अपनी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाती। आई लव माई फैमिली और शायद मैं इस पूरे वर्ल्ड की सबसे लकी डॉटर हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मैं जिंदगी में मौत का दांव खेल रहा था। अप्पा बेटा वाह श्रुति, मन प्रसन्न हो गया। मंथन की माँ का फोन आया था, बोल रही थी शादी की तारीख पक्की करनी। हाँ कर देंगे, लेकिन ये श्रुति विदा होके चली गई तो मेरे माथे पे तिलक कौन लगाएगा? अप्पा, अम्मा तो है ना, आप एक काम करो, स्वयं की भी शादी कर दो। तो आग का अपने फालतू आइडिया अपने ससुराल लेके जाओ, मुझे शादी वादी नहीं करनी। सूर्य को जल चढ़ाया, तुझे मालूम है ना कि बिना सूर्य को जल चढ़ाए कुछ नहीं खाते। तो कल से मुझे सूरज उगने के बाद ही जगाना। कमाल है, एक तो सूरज उगने से पहले उठो, नहाओ और कुछ खाओ भी ना। स्वयं व्रत इसलिए रखते हैं ताकि मन मजबूत हो। अब अम्मा को खुश रखने के लिए और तेरी मदद करने के लिए आज से मैं भी खाना तेरे बाद ही खाऊंगी। श्रुति, तुमको डेली ऑफिस जाने के लिए 6:40 का ट्रेन पकड़ना पड़ता है। ऐसे तुमको रोज अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा। अप्पा, आप बहुत टेंशन ले रहे हो। आज से मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करूंगी। लेट हो रहा है? नो वरीज अप्पा, जब से आपने मुझे स्टेशन ड्रॉप करना स्टार्ट किया है तब तो लेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मंथन का मैसेज है। मुझे लगता है मंथन तुमको हमेशा खुश रखेगा, लेकिन उससे शादी करने का डिसीजन मैं तुम पे थोपना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमको पहले ही पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो तुम पहले बता दो मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है अप्पा। ओके ओके। इडली वाले। चाय, इडली, गरम चाय। चाय चाय। हाँ, तुम्हारा मैसेज मिला था। गुड मॉर्निंग। माई लव नहीं कहोगी जो मैंने लिखा था? मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ। हाँ तो फिर मैसेज कर दो। ठीक है, ट्रेन में बैठने के बाद। आई होप तुम कुछ स्पेशल लिखोगे मेरे लिए। बाय। माना मेरा कोई पहचान नहीं, लेकिन दुनिया की स्पीड में मैं भी हर रोज कई सपने लेके गुजरता हूं। मेरे को दौलत, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि मैं तुमको खो दूं। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, वरना मेरा लाइफ इधर ही खत्म हो जाएगा।
रवि, मेरा ऑडिशन कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखना राजकुमार, इस बार तू जरूर सेलेक्ट होगा। काश ऐसा ही हो। रवि, मेरे को बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू मेरे को 2000 रुपीज उधार देगा क्या? राजकुमार, मैं तेरा प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए मैं तुझसे रेंट शेयर भी नहीं मांग रहा, लेकिन तू मेरा सिचुएशन समझता है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुझे अभी 500 दे सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसको मिला के पूरा 21,500 हुआ। थैंक यू रवि, मैं कोशिश करेगा तेरा उधार पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी लौटा देगा। चल अभी ठीक है, चल। सगाई करते ही भीगी बिल्ली बन गई तू। शादी के बाद क्या होगा तेरा? प्रेरणा, तू और तेरे फालतू की जोक्स कभी बंद होंगे क्या? लेकिन मैंने जोक नहीं किया था श्रुति, मैं तो सच में तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही न्यूज दे दी। अब भी कोई चांस हो तो बता देना। बशीर, अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं इंगेज्ड हो चुकी हूँ। अगले जन्म में भी नहीं। आई नो, ऑडिशन अच्छा दिया तू, बट सॉरी यार, रोल तेरे को नहीं मिल पाएगा। बट सर, ऑडिशन अच्छा दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्लीज टेल मी, आई विल इम्प्रूव मोर। क्या इम्प्रूव करेगा? लाइन्स अच्छा बोलता है, बड़ी शक्ल, ये कैसे बदलेगा? पूरा लाइफ स्ट्रगल करेगा, फिर भी हीरो नहीं बन पाएगा। एक एडवाइस देता हूँ, गाँव चला जा, खेती बाड़ी कर। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? ये लड़की दिल्ली की पैसेंजर है, सुबह 6:40 की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। किसी ने इसके ऊपर हमला किया। ये इसका आई कार्ड है। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। ज्वेलरी इंटैक्ट है, मतलब मकसद लूट का नहीं था। लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं मिला। किलर इसका मोबाइल छीनकर भाग गया। इसके बॉडी पर कई वार किए गए। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कोई विटनेसेस है? कुछ दिल्ली पैसेंजर ने विटनेस किया था। वो कह रहे थे कि वो यंग लड़का था। उसी वक्त 6:40 की ट्रेन आई, कोई विटनेस नहीं रुका, सभी लोग उस ट्रेन से चले गए। कमाल, एक लड़की को कोई दिन दहाड़े मार देता है, ना कोई उसे बचाने आता है, ना कोई गवाही देने के लिए रुकता है। कल जब वो पैसेंजर दोबारा आएंगे तो उनसे पूछताछ हो सकती है। क्या प्लेटफॉर्म पे कोई सीसीटीवी कैमरा है? सर, प्लेटफॉर्म में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, केवल स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ही है। कैसे ये देखो कैसे, हाँ इधर, हाँ ये इधर। हेलो, क्या?
रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी सार्वजनिक जगह पे हुए इस हत्याकांड की खबर ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। और हैरानी की बात यह थी कि उस हत्या को कई लोगों ने विटनेस किया था, लेकिन फिर भी कातिल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई सामने नहीं आया था। त्रिपुरा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आज दिन दहाड़े लोगों के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने श्रुति वेणुगोपाल नाम की लड़की की हत्या कर दी। श्रुति शहर की जानी मानी कंपनी क्रूमेंसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हत्या करने वाला कौन था और उसने श्रुति की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। श्रुति मर्डर केस की क्या अपडेट है? सर, हमने स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सर, फुटेज देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई मर्डर करके भाग रहा हो सकता है कहीं और से भागा हो। सर, किसी ने उसे ट्रैक पे कूदते हुए नहीं देखा। हमने स्टेशन के आसपास भी काफी पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। क्लू नहीं मिला तो क्लू ढूंढो। पब्लिक प्लेस में मर्डर करके भागा है वो आदमी। पूरे शहर की कानून व्यवस्था पे थप्पड़ है ये मर्डर। वी अंडरस्टैंड सर। श्रुति की फैमिली से हमें इस बारे में कोई हिंट मिल सकता है? सर, अक्का की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अभी कुछ टाइम बाद बस शादी की डेट फिक्स होने वाली थी। कोई पुराना रिलेशनशिप? देखिए, हम ये बातें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिसने श्रुति का मर्डर किया है वो एक यंग लड़का था। हो सकता है वो श्रुति का पुराना बॉयफ्रेंड हो जो उसे तंग करता हो। बॉयफ्रेंड? कोई नहीं था उसका। 2 दिन पहले ही बात किया उसके साथ। शादी करने वाले थे वो हम लोग। उसका बहुत खुश थी, वो खुद बोला। वो श्रुति की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरी अक्का ऐसी नहीं थी कि उससे किसी को दुश्मनी हो। श्रुति की शादी किससे होने वाली थी? सर, मंथन से। पब्लिक प्लेस में एक लड़की का मर्डर होना जितना सेंसिटिव है उतना ही हमारे लिए चैलेंजिंग भी है। किलर का हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। फैमिली फिलहाल सकते में है, ऐसे में उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। सर, श्रुति सुबह 6:40 की ट्रेन लेती थी। उस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ 6-7 रेगुलर पैसेंजर्स ने श्रुति का मर्डर होते हुए देखा है। हम उन पैसेंजर्स को उस प्लेटफॉर्म की एंट्री और एग्जिट की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। लेकिन श्रुति की फैमिली का कहना है कि ना तो श्रुति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही उसका बॉयफ्रेंड। सर, हो सकता है कि एंगेजमेंट हो जाने के कारण श्रुति ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में फैमिली को बोला ना। श्रुति के ऑफिस में भी पूछताछ करो, शायद कोई लीड हाथ में ले। सर। हाँ जगदीश। सर, मैंने श्रुति का फोन सर्विलांस पे डाल रखा है। उसका फोन रेलवे स्टेशन से हाई कोर्ट रोड की तरफ ट्रैवल हुआ। श्रुति के फोन पर श्रुति की कलीग प्रेरणा का कॉल आया, जो कॉल शायद किलर ने रिसीव किया होगा, जो श्रुति का फोन ले भागा था। लेकिन किलर श्रुति की कलीग का फोन पिक क्यों करेगा? सर, ये कॉल तकरीबन 16 सेकंड की थी। उसके बाद श्रुति का फोन बंद हो गया। सर, मैंने श्रुति को कॉल किया था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो हेलो श्रुति, कैन यू हियर मी? मुझे लगा कि नेटवर्क इशू होगा। तुमने श्रुति को फोन किया क्यों था? सर, एक्चुअली मेरी बस छूट गई थी। मैंने उसे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। उसका किसी के साथ कोई अफेयर या कोई पास्ट रिलेशनशिप? नहीं सर। श्रुति का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ या अपने किसी झगड़े के बारे में उसने आप लोगों से शेयर किया? हाँ सर, कुछ दिन पहले श्रुति का कंपनी के एक कैब वाले से बहस हो गई थी। मुझे ठीक से तो याद नहीं बहस किस बात की थी, लेकिन कुछ तो हुआ था। बशीर, तू भी तो उस दिन श्रुति के साथ था ना? हाँ सर, झगड़ा हुआ था। किस बात का झगड़ा? सर, उस दिन ऑफिस के बाद मैं और श्रुति घर के लिए निकल रहे थे। अरे, देख के नहीं चल सकते हो क्या? अरे मैडम, जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तूने जानबूझ के टच किया है। तेरे जैसे को ना अच्छे से जानता हूँ। सर, आप उसे छोड़ना मत। उसी ने श्रुति को मारा होगा। उसी ने मारा है या किसी और ने, इसका पता हम लगा लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों से फिर से पूछताछ करें।
किलर ने श्रुति का फोन छीना। आई गेस वो उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ऑफन सेड दैट शादी के बाद वो ऑफिस सिर्फ कार से जाएगी। मंथन पुलिस ने बोला ये लूट का मैटर भी नहीं लगता। तो फिर मैटर क्या है? श्रुति ने किसी को कुछ बताया था? आई मीन कोई हो जो उसे मारना चाहता हो? साहब, मुझे क्यों लाया? तुझे जो श्रुति मैम ने सरेआम जलील किया था इसलिए मारा उन्हें? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। श्रुति मैडम ने इसे जलील किया, इसे फिर भी गुस्सा नहीं आया? कमाल है यार। सर, उन्हें गलत फहमी हो गई थी। मैडम ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बशीर साहब ने मुझे बहुत मारा। साहब, कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, रोज ऑफिस की लड़कियों को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस छोड़ता हूँ, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं है। मुझे मैडम के गुस्से का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैडम को समझ में आ गया था कि मुझसे गलती हुई थी। मैंने मैडम के साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए। इस ड्राइवर की अभी तक की सभी एक्टिविटीज का पता लगाओ। यस सर। पर सर, ये तो बशीर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बशीर ने इसकी तरफ इशारा किया है, वो भी डायरेक्ट। सर, बशीर ने इस ड्राइवर को मारा भी बहुत बुरी तरह था, और इसके ऑफिस के लोगों ने बताया कि बशीर के दिल में शायद श्रुति के लिए कुछ तो था। इनफैक्ट श्रुति के एंगेजमेंट के बाद भी बशीर ने उसे एक बार मजाक में प्रपोज भी किया। तो ये वन साइडेड प्यार का मामला हो सकता है। ऐसा लगता है कि बशीर श्रुति को लेकर ऑब्सेस था, इसीलिए उसकी सगाई होने के बाद भी उसने उसे प्रपोज किया। तो श्रुति ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो पॉसिबली इसी का बदला लेने के लिए बशीर ने श्रुति को मरवा दिया। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और श्रुति अच्छे दोस्त थे, दैट्स इट। तुम अपनी सभी अच्छी दोस्तों को प्रपोज करते फिरते हो क्या? ऐसा नहीं है सर, मैं तो बस उसके साथ मजाक करता था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैंने उसे कभी सीरियसली प्रपोज नहीं किया। लेकिन फिर भी श्रुति के लिए उस कैब ड्राइवर को इतना मारा? सर, आई वॉज जस्ट रेजिंग माई वॉइस फॉर माई फ्रेंड। उसकी जगह कोई और भी होती तो भी मैं उस आदमी को उतना ही मारता। बिलीव मी सर। आई हैव स्ट्रॉन्ग डाउट ऑन हिम। इसकी डिटेल्स निकालो, इसका CDR चेक करो, ये किसी सस्पिशियस कॉल पर तो नहीं था। सर, श्रुति, I'm back. स्वयं तेरी बहन को वापस नहीं आएगा अब, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर, कल की घटना को जिन लोगों ने विटनेस किया है, हम उन लोगों को ले आए। अंदर बुलाओ। ओके सर। सर, वो लड़का दिखने में बिल्कुल काला सा था और पर्पल वाइट चेक शर्ट पहना हुआ था, और पीठ के पीछे एक बैग भी था सर। उसने एक झटके में उस लड़की को मार दिया। सर, उस लड़की से मेरी कभी बातचीत तो नहीं हुई, पर काफ़ी टाइम से मैं उसे देख रहा था सर, उसने बहुत बेरहमी से मारा था उसे। लेकिन ये मर्डर आप सबके सामने हुआ, ना तो आपने उस लड़की को बचाने की कोशिश की और ना ही किलर को पकड़ने की। आप लोग तब भी हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। सर, उस लड़के के हाथ में चाकू था सर, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप में से एक भी आदमी वहां बयान देने के लिए रुका नहीं। अगर आप में से वहां कोई रुकता तो किलर का हुलिया बताने में, बाकी इंफॉर्मेशन देने में आप हमारी हेल्प कर सकते थे। अभी किलर 24 घंटे से गायब है। एनीवेज,
उस लड़के को पहले भी कभी श्रुति के आसपास देखा था? नहीं सर। सर पहले तो कभी देखा नहीं, मगर वो काला था और कुछ उसका हाइट थोड़ा कम था। उसे पहचान सकते हो? हाँ सर। शायद यही था सर। हाँ, यही था ना? हाँ, यही था सर। अनंत, इसकी फोटो निकलवाओ और सब जगह पूछताछ करो। सर ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। सर आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए। सर इस घटना से करीब 10-12 दिन पहले मैंने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा था। सर उस लड़के ने उस लड़की को 2-3 थप्पड़ भी मारे थे। तब मुझे ऐसा लगा जैसा कि वो लड़की उस लड़के को जानती थी, तभी वो मार खा रही थी और कुछ नहीं बोल रही। लेकिन सर थप्पड़ मारने वाला लड़का वो नहीं था जिसने श्रुति का मर्डर किया। वो लड़का तो गोरा था। गोरा लड़का था? जी। तो वो लड़का भी अक्सर स्टेशन पे आता है? नहीं सर, न ही इस घटना से पहले मैंने कभी उसको देखा, न ही बाद में। उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? नहीं सर, मैंने उसे दूर से देखा था। उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। और सर एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वो गोरा था। एक काले लड़के ने श्रुति का मर्डर कर दिया और उसके करीब 10-12 दिन पहले एक गोरे लड़के ने श्रुति को सरेआम प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा। क्या इसके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है। उस लड़के ने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, लेकिन श्रुति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोरे लड़के ने ही श्रुति को मारने के लिए किलर को सुपारी दी थी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हो कौन सकता है? क्योंकि ना तो श्रुति का कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई पास्ट अफेयर था, और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। सर हो सकता है बशीर हो। इस बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स बना लो और इसकी पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज चेक करो और इसको मुझसे मिलने के लिए बुलवाओ, क्योंकि अब हमें श्रुति के किलर का ही नहीं, उस लड़के का भी पता लगाना है जिसने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा था। एंड वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। उस किलर की फोटो श्रुति से जुड़े हर आदमी को दिखाओ। शुरुआत उसकी फैमिली से करो, शायद कुछ पता चले। सर हम नहीं जानते ये लड़का कौन है। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उसको, जो उसने मेरी बेटी को मार दिया। सर आप उसे छोड़ना मत छोड़ना उसे। हमें आपसे एक और बात पूछनी है। करीब 10-12 दिन पहले एक लड़के ने श्रुति को स्टेशन पे थप्पड़ मारा। क्या अक्का को किसी ने स्टेशन पे थप्पड़ भी मारा था? जी, श्रुति ने ये बात आप में से किसी से तो शेयर की होगी। सर श्रुति ने कभी उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन करीब 10-12 दिन पहले उसने मुझसे कहा था। अप्पा, हाँ जी, क्या आप मुझे रोज गाड़ी से स्टेशन ड्रॉप करोगे? मैं तो पहले ही बोलता था मैं ड्रॉप करेगा, लेकिन तुम मना करती थी। हाँ अप्पा, वो कभी कभी मुझे रिक्शा नहीं मिलता तो 6:40 की ट्रेन मिस हो जाती है और मैं अगली ट्रेन से ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती हूँ। ओके डोंट वरी, मैं ड्रॉप करेगा। थैंक यू अप्पा। तो हो सकता है उसने आप लोगों से असली वजह छुपाई। ये तो नहीं पता चल पाया है कि वो लड़का कौन था जिसने थप्पड़ मारा, लेकिन इतना पता चला है कि वो रंग से गोरा था और हाइट करीब 5 फीट 9 इंच। श्रुति के मर्डर से 10-12 दिन पहले तेरा उसे प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हुआ था ना? मेरा श्रुति से झगड़ा? ड्रामा मत कर। तेरा उससे प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हुआ था, लोगों ने तुझे देखा था, तूने उसे थप्पड़ मारे थे, इसीलिए ना कि उसने मंथन से सगाई कर ली थी। सर आप फिर वही बात बोल रहे हैं। लगता है किसी को कोई गलतफहमी हुई। मेरा श्रुति के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ श्रुति के मर्डर से कुछ दिनों पहले श्रुति ऑफिस में काफी अपसेट लग रही थी। श्रुति, आर यू ऑलराइट? सर कुछ तो हुआ था उस दिन उसके साथ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो श्रुति की फैमिली से भी उस गोरे लड़के के बारे में कोई लीड नहीं मिली। बशीर भी मुंह नहीं खोल रहा। बशीर के बारे में पता लगवाया है, वो स्टेशन वाले एरिया में कभी गया ही नहीं है। लेकिन श्रुति उस थप्पड़ मारने वाले आदमी को जानती तो थी, इसीलिए वो चुप रही। लेकिन वो हो कौन सकता है जिसने श्रुति को सरेआम बेइज्जत किया और फिर भी श्रुति ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तक नहीं? मंथन। सर वो लड़का उसका मंगेतर मंथन हो सकता है। लेकिन मंथन से उसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी। अगर मंथन उसे थप्पड़ मारता और ये बात वो अपने पेरेंट्स को ना बताती,
ऐसा पॉसिबल लगता तो नहीं है। श्रुति के कलीग से उस थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने श्रुति के ऑफिस में फिर से पूछताछ की। उसकी कलीग प्रेरणा ने भी यही बताया कि मर्डर के करीब 10-12 दिन पहले श्रुति ऑफिस में काफी अपसेट थी। सर ये श्रुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है और वजह वो अटैक ही है और कुछ अनयूजुअल नजर नहीं आता। तो श्रुति की बॉडी और उसके बिलोंगिंग्स फैमिली को हैंड ओवर कर दें। ठीक सर। हत्या करने वाला कौन था और उसने श्रुति की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अप्पा जल्दी आओ, हम लेट हो रहे अप्पा। आया श्रुति कितना चिल्लाते हो तुम? आता है ना, तुम्हारा अम्मा है ना, सब सामान इधर ये देखो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हम लेट हो जाएंगे अप्पा। क्या बोल रहे हो? ये देखो अप्पा तो मजाक करता है। अप्पा तो मजाक करता है। अप्पा तो तुम्हारे बड़े अप्पा श्रुति के मर्डर के करीब 10-12 दिन पहले एक लड़के ने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा था। तुम तो जानते ही होगे। हाँ सर, स्वयं ने बताया था। कौन था सर वो लड़का, कुछ पता चला? तुम्हारी तो श्रुति से शादी होने वाली थी, तुम्हें श्रुति ने नहीं बताया? नहीं सर। हमें शक है कि उसी थप्पड़ मारने वाले लड़के ने इस लड़के के थ्रू श्रुति का मर्डर करा। इसे देखा है कभी? नहीं सर, नहीं जानता। जगदीश, ये श्रुति की कुछ चीजें। क्या लिख रही हो? किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो? मजाक मत कर, उन चीजों की लिस्ट बना रही हूँ जो तुझे तेरी शादी में देनी है। अच्छा, दिखाना। अरे इतना सब कुछ देने वाली हो? बेकार का खर्चा मत करो, मुझे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। अच्छा, अगर ऐसे ही विदा कर दूंगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या समझेंगे कि अपनी बेटी को ऐसे ही विदा कर दिया, कुछ भी नहीं दिया? और बेटा, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। कुछ जरूरी नहीं होता अम्मा, देखना मंथन भी मेरी इस बात से एग्री करेगा। मेरी प्यारी अम्मा। रो रो के मेरा आंसू सूख गए। ऐसा लग रहा है जैसा मैं किसी जेल में, इधर बाहर भी नहीं जा सकता। काश तुम इधर होता तो मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता। सर, खबरियों से इस किलर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे ये पता लग सके कि ये वाकई में कोई प्रोफेशनल किलर होगा। इसके अलावा किसी पुलिस थाने से भी कोई खबर नहीं आई। इसके अलावा ये फोटो भी बहुत धुंधली है सर, इसीलिए इसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने हैदराबाद लैब में बात की है, दे कैन डेवलप इट। बहुत जल्दी इसकी साफ फोटो हमारे पास होगी। और अगर इसको किसी ने देखा नहीं तो रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया का डम डेटा स्टडी करो, सिर्फ मर्डर वाले दिन का नहीं, उससे 1 महीने पहले का भी। आई नो ये काम थोड़ा टीडियस है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यस सर। सर, मंथन का कंप्लीट बैकग्राउंड चेक किया, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिले, लेकिन ये पता चला है कि श्रुति से मिलने से पहले वो अमेरिका में सेटल होना चाहता था। लेकिन श्रुति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो मंथन को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अब इस मंथन ने वीजा के लिए फिर से अप्लाई किया।
तो कब जा रहे हैं आप अमेरिका? अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये बात कैसे मालूम, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अपनी मंगेतर की मौत के सदमे से बहुत जल्दी उभर गए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? क्या मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का हक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में आपने कोई शॉर्टकट तो नहीं अपनाया? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बस अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ। श्रुति के जाने के बाद ये शहर काटने को दौड़ता है, जहाँ लोग वक्त पर ऑफिस पहुँचना ज़्यादा जरूरी समझते हैं किसी की जान बचाने से। डायलॉग अच्छे बोलते हैं आप। अब मैं एक डायलॉग सीधा सीधा बोलूंगा जिसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। उस दिन प्लेटफॉर्म पे तू ही था ना जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था? सर ये झूठ है सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं श्रुति को थप्पड़ क्यों मारूंगा? थप्पड़ तूने मारा था तो जवाब तू ही देगा। सर आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं कम इन सर। सर अब तक ना उस लड़के के बारे में पता चला है जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था, ना ही उसके बारे में पता चला है जिसने श्रुति का मर्डर किया। लेकिन मैंने श्रुति के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक का डंप डेटा चेक किया तो पता चला कि पिछले 1 महीने से कॉन्स्टेंटली एक दूसरा नंबर श्रुति के नंबर के साथ में ट्रैवल कर रहा था। और हाँ सर, ये नंबर श्रुति के घर के आसपास भी एक्टिव रहता था। फिलहाल ये नंबर बंद है। किसका नंबर है? पार्वती नाम की इस लड़की का। शायद यही लड़की पिछले 1 महीने से श्रुति को फॉलो कर रही थी। हाँ सर, शायद ये रहती भी श्रुति के घर के आसपास ही, और इसका फ़ोन नंबर अरियलूर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है इस लड़की का श्रुति के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है ये उसकी दोस्त हो या फिर उसकी कोई दुश्मन। सर पॉसिबिलिटी है कि इस लड़की का कनेक्शन उस गोरे लड़के के साथ जिसने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, या फिर उस लड़के के साथ। ये केस अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो लड़का जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था और वो लड़का जिसने श्रुति का मर्डर किया था, उनका आपस में कोई कनेक्शन हो ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की पार्वती किसी ना किसी तरीके से इस मर्डर से कनेक्टेड है। जगदीश, तुम इसके नेटिव एड्रेस पे जाके पता करो, और अनंत तुम इस फोटो को श्रुति के घर वालों को, उसके फ्रेंड्स को और मंथन को दिखाकर आइडेंटिफाई करो। सर पार्वती का श्रुति की हत्या से क्या कनेक्शन होगा? यह रहस्य पार्वती की जिंदगी के एक ऐसे राज से जुड़ा हुआ था जिसके सामने आने तक इस केस में अभी और घुमाव आने बाकी थे। पार्वती यहीं रहती है? उसके एरिया है और ये उसके। हाँ जगदीश। सर पार्वती तो इस एड्रेस पे नहीं मिली, लेकिन उसके घर वाले यहीं रहते हैं। लेकिन उन्होंने पार्वती के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। सर पार्वती के पड़ोसियों से पता चला कि 8 महीने पहले वो किसी के साथ भाग गई थी, और उसने ये बात अपने घर वालों को एक लेटर के जरिए बताई। हैरानी की बात यह है कि सर घर वालों ने कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की थी। लेकिन पार्वती की फैमिली तुमसे बात क्यों नहीं कर रही है? सर वो कह रहे हैं कि अब उनका पार्वती से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ सर, मुझे पार्वती के एक भाई के बारे में पता चला है। वासु नाम है उसका, चेन्नूपल्ली में ही रहता है। कहीं ये वासु वही तो नहीं है जिसने श्रुति का मर्डर किया है? सर वासु की कोई फोटो तो सामने नहीं आई है, लेकिन मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, मैं कम इन। सर हैदराबाद लैब से किलर की ये साफ पिक्चर आ गई है। अनंत, अब हमारे पास किलर की साफ फोटो है और चांसेस है कि चेन्नूपल्ली के त्रिपुला नगर में रहने वाला वासु हो और यही हमारा किलर हो। पार्वती अगर इतने दिनों से शहर में थी तो हो सकता है वो अपने भाई के साथ कहीं छिपी हुई हो, इसलिए किसी को दिखी नहीं। एक बार इस फोटो को भी श्रुति के घर के आसपास दिखाओ। हमें किसी भी तरह पार्वती और वासु तक पहुंचना है। सर हाँ जगदीश। सर मैं वासु को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जिस लड़की का मर्डर हुआ था, तेरा क्या कनेक्शन है उससे? मैं नहीं जानता सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये लड़की? सर मैं नहीं जानता ये कौन है।
इसे पहचानता है? सर ये मेरी बहन है पार्वती, इसे कैसे नहीं पहचानूंगा। पार्वती 8 महीना पहले खो गई थी, फिर एक दिन इसका लेटर आया, किसी लड़के के साथ शादी कर ली। शादी कर ली? किससे? सर मुझे नहीं पता। इसे पहचानता है? नहीं साहब। इसे? साहब ये तो राजकुमार है साहब, मेरा रूममेट था, इसको एक्टर बनने का था साहब। अभी कहाँ है? अभी कहाँ रहता है वो तो मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन आप पहले यहीं रहता था। एक दिन अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ पर? साहब वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस राजकुमार ने मर्डर किया। क्या मर्डर किया है? इसलिए इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो ना सब बता दो। साहब मेरे को कुछ नहीं पता साहब, आखिरी बार जब ये आया था तो इसने मुझे मेरा उधार दिया और वापस चला गया। सर वो वापस नहीं आया तो मुझे लगा कि वो मेरी बात का बुरा मान गया होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस ढाबे में वो पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ उसने चोरी की थी। ढाबे के मालिक ने मुझसे आके उसके बारे में पूछा भी था। नहीं साहब मैं नहीं जानता ये लड़का कौन है, लेकिन साहब मैंने इसको गांव में अपनी बहन के पीछे कई बार देखा था। मेरी बहन जब गायब हुई तो ये भी कभी नहीं दिखा। शायद मेरी बहन इसी लड़के के साथ भागी होगी। हेलो सर पार्वती का तो पता नहीं चला, लेकिन किलर को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसका नाम राजकुमार है और सर उसका फ़ोन नंबर वही है जो पार्वती के नाम पे रजिस्टर्ड है और जिसकी लोकेशन पिछले दिनों श्रुति के फ़ोन के साथ मूव कर रही थी। सर इसका मतलब पहले इस लड़के ने पार्वती को भगाया और उसके साथ शादी की, और यहाँ आकर पिछले 1 महीने से श्रुति का पीछा कर रहा है और मौका मिलते ही उसे मार दी। लेकिन क्यों? ये तो राजकुमार ही बताएगा। वी नीड हिम एट एनी कॉस्ट। हेलो सर, मैं कम इन? सर राजकुमार का पता चल गया। अभी टाइम आ गया है पार्वती कि मैं तुम्हारे पास रह जाऊं। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। श्रुति को एक दिन मैंने मंदिर में देखा था। और उसको देखते ही मेरे को उससे प्यार हो गया था। मैं हर रोज उसका पीछा करता था, उसकी एक झलक देखने के लिए। फिर एक दिन हिम्मत करके उसको प्रपोज किया। आई रियली लव यू, मैं
तुमको बहुत खुश रखूंगा। ये क्या बकवास है? हटो यहाँ से, अगर दोबारा दिखाई दिए ना जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। लेकिन वो मेरे को समझने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो वो मेरे प्यार को समझेगी। मैंने उसको फिर से प्रपोज किया। तुझे क्या लगता है ये सब करके मैं मान जाऊंगी? सच सुनना चाहता है ना तू, तो सुन। मुझे ना तेरी शक्ल देख के घिन आती है। खुद में और मुझ में कोई अंतर देखा है तूने? अगर आज के बाद में आसपास भटका तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इस बार भी वो मेरे प्यार को नहीं समझी। मैंने सोचा मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे मालिक के यहाँ से पैसा चोरी किया और उस दिन उसके पास फिर से गया। मैंने टाल लिया था, या तो इस बार वो आ करेगी या फिर सुनिए, तुम सुधरोगे नहीं ना? मैं तुमको ट्रू लव करता है। अभी तो मेरे पास पैसा भी आ गया है। मैं उससे बिजनेस करूंगा, अपना फिल्म पे बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तुमको बहुत खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज एक बार आ कर दो प्लीज। तो जाता है पुलिस को बुलाऊं? ये क्या बदतमीजी है? श्रुति को तो तुमने मार दिया, लेकिन 8 महीने पहले पार्वती गायब हुई थी, उसके साथ क्या किया? पार्वती को भी मैं प्यार करता था, लेकिन उसने भी मेरे को मना कर दिया। उसको जबरदस्ती अपना साथ ले आया। उसको बोला अपने पेरेंट्स को लेटर लिख और बोल कि तू किसी लड़के के साथ में भाग गई है और शादी कर ली। लेटर तो लिखा, लेकिन फिर एक दिन उसने भागने की कोशिश की तो मैंने क्या कर रहे हो तुम? मैं तेरे से कितना प्यार करता है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। किसी का प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तेरे एक तरफा प्यार की बलि पहले पार्वती चढ़ी और फिर श्रुति, और अब तूने अपने आप को भी मारने की कोशिश की। तेरी नज़र में जान की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन उन परिवारों से पूछ जिन्होंने तेरी वजह से अपनी बेटियों को खोया है। राजकुमार एक खूंखार अपराधी था जिसने श्रुति के मर्डर से 8 महीने पहले पार्वती का भी खून किया था। लेकिन पार्वती के घर वालों की लापरवाही की वजह से वो इतना बेखौफ था कि उसने श्रुति का भी मर्डर कर दिया। अगर श्रुति ने पहले ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की होती या उसके बारे में अपने माता पिता को बताया होता तो शायद श्रुति का यह अंजाम नहीं होता। और न ही इस केस का एक सवाल बेजवाब रहता कि श्रुति की हत्या से 10-12 दिन पहले उसको थप्पड़ मारने वाला आखिर था कौन। पंद्रह साल पहले हमने कोयल को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। माना हमने कोयल को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके आते ही हम तीनों को एक नया जन्म हुआ था। पर कोयल 7 महीने की हुई तो पता चला वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। कोयल की कॉम्प्लिकेशंस उसके जन्म से ही। ऐसा नहीं है कि सुन बोल नहीं सकती, मगर ये नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं है। उसका दिमाग शायद 5-6 साल के बच्चों से ज़्यादा कभी विकसित नहीं हो पाएगा। उसमें बोलचाल की शक्ति को डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों से कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता। कोयल बेटा बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। अच्छा बेटा बोलो पापा। कोयल के मुंह से माँ और पापा सुनने के लिए हमें 5 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा कोयल कुछ भी सही से बोल ही नहीं पाती थी।
पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोयल के भाग्य से ही मैं शादी के 8 साल बाद पहली बार माँ बनी और एक के बाद एक हमारी जिंदगी में विभू और गुंजन भी आ गए। अब हमारा परिवार तो पूरा हो गया था, लेकिन कोयल 15 साल की होने के बाद भी 5 साल के बच्चे जैसी ही थी और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो दिल सहर सा जाता था हमारा। मम्मा, कोयल दीदी ऐसी क्यों है? उनकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि पागल का भाई पागल। नहीं वैभव, क्या हुआ? गुंजन, इधर आ, इधर आओ। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वहाँ लगी? नहीं लगी। नहीं लगी? कोयल, हमारे साथ खेलोगी डॉक्टर डॉक्टर? दीदी, तू अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वा रही हो। अब चलो। ए विभू, किधर जा रहा है? अरे अंकल, बस मार्केट जा रहा हूँ। मैं भी मार्केट जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ, चलो। अरे विभू, ये कह रही है कि मेरी ड्रेस में अच्छी लग रही है। हम भी करें विभू, करें। 1 2 3। कितना गंदा किया हुआ सब कुछ। मम्मा, ये क्या होता रहता है कोयल दीदी को? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसने अपने साथ साथ हम सबको पागल कर रखा है। वैभव, तू अंदर जा और गुंजन को संभाल जा। हाँ मम्मा। गुंजन ने क्या है, यहीं पर सुसु कर दिया और उसी में खेले जा रही है। उठ, खड़ी हो। कोयल उठ, कपड़े बदलने हैं ना। उठ कोयल, उठ कोयल। कोयल चल अंदर। सुधा, क्या हो रहा है? कोयल, क्या हो रहा है? ये देखो क्या गंदगी फैलाई हुई है इसने। बहुत असभ्य होती जा रही है। कुछ भी समझाओ तो चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाती है और इसका असर ना वैभव और गुंजन पर भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ उनको संभालना मुझसे नहीं हो रहा केशव जी। मेरा धैर्य अब टूट रहा है। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। कोयल बोल नहीं सकती है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जी सर, वो बचपन से ही ऐसी है, इसलिए हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो तो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसका घर कहाँ पर है। लेकिन कोयल खोई कैसे? सर, वैसे तो हम अकेले उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते, लेकिन आज अपने छोटे भाई वैभव के साथ बाजार गई थी। बारिश में क्यों भीग रही है? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, हाँ? वो कोयल दीदी। वैभव घर आया तो उसने बताया, उसे पता ही नहीं चला कोयल बीच रास्ते में कब खो गई। सब हमने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही है। कोयल की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो और इनके घर के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है वो रास्ता भटक गई और ठीक से बोल ना पाने के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा। ठीक है सर। अब फिक्र मत कीजिए। कर्पूरगौरं कणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे परं भामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। आते जाते लोग उसे पैसे और खाने को कुछ दे देते थे।
और रात को वो यहीं मंदिर में सो जाती थी। करीब 2-3 दिन वो यहाँ पर थी और फिर अचानक से गायब हो गई। और सर आज उसकी लाश देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। आपको पूरा यकीन है कि यही लड़की थी? हाँ सर, यही लड़की थी। तो क्या मतलब सर कोयल 3 महीने पहले भी गायब हुई थी? लेकिन कोयल के पेरेंट्स ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पता करो कि 3 महीने पहले किसी थाने में कोयल की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी या नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं। फिलहाल माता पिता को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। दीदी बंद करो गुड़गुड़ करना, आपकी वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती है। आपके सॉरी बोलने से क्या होगा? लोग मुझे पागल का भाई पागल बोलना बंद कर देंगे। मम्मा मम्मा दीदी मिली। पापा बताओ ना कहाँ है दीदी? बताओ ना मम्मा, प्लीज बताओ ना। सर मैंने कोयल के बारे में पता किया है। कोयल बचपन से ही अबनॉर्मल थी, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी सर। और सर केशव और सुधा कोयल के असली माँ बाप नहीं है। 15 साल पहले अनाथ आश्रम से उन्होंने कोयल को गोद लिया था। मतलब कोयल अडॉप्टेड थी? विजय, एक बात तो कंफर्म है कि 3 महीने पहले कोयल उसी मंदिर के बाहर भीख मांगते देखी गई थी जहाँ अब उसकी लाश मिली, और तब उसके माँ बाप ने उसके गायब होने की कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। कोयल के माँ बाप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे। तो आप ये मानते हैं कि 3 महीने पहले कोयल आपके साथ 2 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि मंदिर के पास अनाथ बच्चों के जैसे भटक रही थी, और आपने पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई? क्योंकि सर कोयल खोई नहीं थी, हम खुद इसे छोड़कर आए थे। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। मुझे माफ कर देना कोयल। मुझे माफ कर देना माँ, इसको तेरे सहारे छोड़कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। क्या? हमारा धैर्य टूट गया था सर। 15 साल से उसे अपने कलेजे से लगा के रखा, लेकिन उस रात मेरी ममता पर ग्रहण लग गया। हम इतना गिर गए कि उसको नींद की गोली खिलाकर बेसहारा मां छोड़ा। उसको छोड़कर आने के बाद मुझे हर पल ऐसा ही लगा कि मैंने सही नहीं किया। ये सिर्फ पश्चाताप नहीं था सर, उसके बिना घर सच में काटने को दौड़ता था। लेकिन वो तो सिर्फ 2 दिन थे। अब कहां से ला पाऊंगी मैं उसे? सर माना कि हमसे गलती हुई थी, लेकिन
2 दिन बाद ही हम कोयल को वहां से वापस ले आए थे। कोयल 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 बेटा, कोयल कोयल बेटा उठो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। चलो मान लिया कि 3 महीने पहले आप लोगों ने पश्चाताप कर लिया था, लेकिन इस बार कोयल गायब नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। कहीं इस बार भी तो आप लोगों ने उसे... ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग सपने में भी कोयल के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। बुरी तो कोयल की किस्मत थी। पहले अनाथ थी, फिर परिवार मिला, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं मिली जैसी दूसरे बच्चों को मिलती है, और फिर मौत भी मिली तो इतनी बेरहमी से। मुझे तो लगता है कि उसके दोषी वही लोग हैं जिनको उसने अपना माना था। हाँ सर, हम दोषी हैं, लेकिन उसकी मौत के नहीं, उसकी जिंदगी के। उसको सब कुछ देना चाहते थे, मगर अब तो खुद पर ही शक होता है कि वाकई हमने उसे अपनी बेटी माना था, या वैभव और गुंजन के आने के बाद उसे पराया समझने लगे थे। सौतेले थे ना। और आप क्या समझ? अब तो सारी दुनिया ही हम पर शक करेगी। शक तो करेगी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन दोबारा बुलाऊंगा। इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सकता है नाटक कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर इन दोनों ने 3 महीने पहले कोयल को उस मंदिर के बाहर छोड़ा था, तो इस बार उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को उसी मंदिर के पास छोड़ने की गलती तो नहीं करेंगे। और सर इनकी बातों से लग भी नहीं रहा है कि कोयल के रेप केस में इन्वॉल्व है। और जब हमने वैभव से बात की थी तो उसने बताया था कि जब कोयल गायब हुई वो वैभव के साथ ही थी। विजय, हो सकता है इन लोगों ने वैभव से झूठ बुलवाया और कोयल के रेप में भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कोयल की बॉडी मंदिर के पास मिलने का उस बात से कनेक्शन हो सकता है जो पुजारी ने बताई थी, जब लोगों ने कोयल को बच्चा चोर समझकर पीटा था। हर पॉसिबिलिटी पे काम करो। ठीक है सर। दिमागी तौर से अपंग 15 वर्षीय कोयल की हत्या के साथ उसके रेप की आशंका भी जताई जा रही थी, और ये केस अभी कोयल की जिंदगी के कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने लाने वाला था। लेकिन उसकी इस नियति का जिम्मेदार कोई एक नहीं था। ऐसे कई चेहरे थे जो सबको चौंकाने वाले थे। सर, मैंने कोयल के मोहल्ले में पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि भले ही सुधा और केशव अपनी बच्ची की मानसिक स्थिति को लेकर परेशान थे, लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत किया करते थे। और हाँ सर, ये भी पता चला है कि मोहल्ले के कुछ बच्चे कोयल को अक्सर परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसी लड़कियों पर कई लोग नजर गड़ा कर रखते हैं। पता करो कि कोयल के मोहल्ले में कोई ऐसा था क्या जिसका कोयल के रेप और मर्डर में हाथ हो सकता है। ओके सर। सर, मैंने कोयल के पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। सर, उसके फादर की आईडी में एक ऐसा नंबर मिला है जिसे फेक आईडी देकर खरीदा गया था। सर, वो नंबर किसी पराग शाह के नाम रजिस्टर्ड है। सर, जो एड्रेस मेंशन था वहाँ पे कोई पराग शाह नहीं रहता। फिलहाल ये नंबर भी बंद है और ये आईडी पे हमें ये फोटो मिला है। पराग शाह, इसके बारे में और डिटेल्स निकालो और केशव को थाने बुलाओ। ठीक है सर। ये पराग शाह एक एनजीओ चलाता है। अब एक बार हम लोग कोयल के साथ मंदिर गए थे तो हमें वही मिला था बस। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जोधपुर में। हम वहाँ ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। हम अपने एनजीओ के थ्रू ऐसे बच्चों को उन स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं जहाँ
ऐसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनमें कई तरह की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है ताकि कल को ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सर हम उसकी बातों में आ गए थे और फिर उसने हमारी कोयल का फोटो खींचा था। सर ये पराग शाह जोधपुर के किसी स्कूल और हॉस्टल में कोयल का एडमिशन करवाने को बोल रहा था, तो हमको लगा कि वो बहुत दूर है तो हमने मना कर दिया। यही पराग शाह? जी सर यही है। ये वही औरत है ना जिसके बारे में पुलिस हमसे पूछ रही थी? तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ, मैंने तो बोल दिया। ये लोग पहले भी एक बार कोयल को छोड़ा है, क्या पता इस बार इन्होंने उसको मरवा दिया हो। मम्मा सर, इस पराग शाह के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो अपने एनजीओ के नाम पर चिट फंड के जरिए लोगों से डोनेशन इकट्ठा करता था, लेकिन असल में उसकी कोई एनजीओ है ही नहीं। फ्रॉड के केस में कानपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। मतलब पराग फ्रॉड है ये तो पक्का, लेकिन क्या वाकई कोयल के रेप और मर्डर में भी उसका हाथ है? सर, खबरियों को इस काम पे लगा दिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, उसने मेरी बहन का बच्चा छीनने की कोशिश की थी। लेकिन तेरी बहन का बच्चा चोरी तो नहीं हुआ था ना? चोरी तो नहीं, लेकिन छीनने की कोशिश की थी। वो तो पंडित जी ने बोला कि वो लड़की पागल थी। उसके बाद से हमने उसको कुछ नहीं कहा साहब। तो तब कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद उसकी नासमझी का फायदा उठाने की सोची होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया साहब हमने। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। हाँ। सर कोयल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन कोयल के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी, उसी रात तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और सर कोयल की हत्या से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप? हाँ सर। सर चौंकाने वाली बात यह है कि कोयल प्रेग्नेंट थी, उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था। क्या? 15 साल की बच्ची 3 महीने से प्रेग्नेंट, और उसके साथ? सर कोयल की बॉडी पे 3 लोगों के डीएनए भी मिले। हो सकता है कि इन 3 लोगों ने उसका रेप किया। अशोक सर, वो आदमी जिसने कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर बताकर पीटा था, उसके साथ और भी लोग थे ना? यस सर, मंदिर के आसपास के काफी लोग थे तब। उस आदमी को और उसके साथ के बाकी सारे लोगों को उठवाओ। कोयल का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था, और चौंकाने वाली बात यह थी कि महज 15 वर्षीय कोयल की हत्या के वक्त उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था, और 3 महीने पहले ही उसके माता पिता ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया था। लेकिन क्या कोयल के माता पिता इस राज से परिचित थे कि कोयल गर्भवती थी? क्या कोयल प्रेग्नेंट थी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही कह रहे हैं जो सामने आया है। सर हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोयल के साथ ये सब। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया है और क्या नहीं वो तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अशोक रुकना नहीं जब तक सच ना बोले। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। केशव जी, कोयल सिर्फ 3 महीने प्रेग्नेंट ही नहीं थी, बल्कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लंबे टाइम से उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था।
जिस किसी ने भी ये किया है ना, आप उसे छोड़ना मत। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। फिलहाल ये बताइए कि आपके आस पड़ोस या मोहल्ले में कोई ऐसा था जिसकी कोयल पर बुरी नजर हो? सर, कोयल को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। वो जिद भी करती थी ना, तो मैं, केशव जी या वैभव हमेशा उसके साथ रहते थे। जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो वैभव के साथ ही गई थी? जी। हम वैभव से दोबारा मिलना चाहते हैं। बेटा, जब आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलने जाते थे तो कोई लड़का दीदी को परेशान करता था? अंकल, कोयल दीदी को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता था, और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलता था तो दीदी मिट्टी पर ड्राइंग बनाती थी। फिर दीदी की दोस्ती बग्गा अंकल से हो गई। वो उनकी हर बात समझते थे, इशारे में बात करते थे तो दीदी बहुत हंसती थी। ये बग्गा कौन? हमारे पास के मोहल्ले में रहता था। तो बेटा, आपकी दीदी की बग्गा अंकल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी? हाँ अंकल, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो उन लड़कों को मना करते थे दीदी को परेशान करने से। किन लड़कों को? वो दूसरे मोहल्ले वाले लड़के, वो हमेशा दीदी का मजाक उड़ाते थे। बेटा, जहाँ आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलते थे, हमें ले चलोगे वहाँ? अंकल, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था और दीदी वहाँ ड्राइंग बनाती थी। बेटा, जिस दिन आपकी कोयल दीदी खोई थी उस दिन यहाँ ग्राउंड में बग्गा अंकल या फिर वो लड़के थे? क्या वो बेटा? डरो नहीं बेटा, बताओ सर को जो जानते। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होऊंगा। पापा, मैंने उस दिन आपसे झूठ कहा था। उस दिन जब मैं और दीदी शॉप पे जा रहे थे तो मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया था और दीदी बोर हो रही थी। मुझे खेलने दो और जाओ अपनी ड्राइंग बनाओ। मैंने दीदी को कहा था वेट करने के लिए, लेकिन पता नहीं अचानक से दीदी कहाँ गायब हो गई। इस केस में एक के बाद एक कई राज खुल रहे थे और सबसे चौंकाने वाला राज ये था कि 15 वर्षीय कोयल के गर्भ में बच्चा किसका था। ऐसा कौन था जो एक लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और वो कौन थे जिन्होंने गर्भावस्था में कोयल का गैंगरेप किया था। वैभव के बयान के मुताबिक कोयल को जहां आखिरी बार देखा गया था वहां फिलहाल कोयल के साथ हुए अपराध का कोई लीड नहीं मिल रहा था, लेकिन शक के आधार पर कोयल के मोहल्ले के वैद्य, चंदर, लोकेश और बग्गा को तलब किया गया। सर, हम मानते हैं कि कोयल पर हमारी बुरी नजर थी, लेकिन सर बग्गा ने हमें कभी भी उसके ऊपर चांस नहीं मारने दिया। सर, कोयल को तूने ही प्रेग्नेंट किया है ना? आप गलत समझ रहे हैं साहब। और तू क्या समझ रहा था कोयल को? बात करते करते प्यार करने लगा था साहब, वो छोटी बच्ची थी। फिर भी तो छोड़ा नहीं ना उसे? कितने टाइम से मोलेस्ट कर रहा है? अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये जरूर चंद्र, लोकेश और वैद्य की करतूत है साहब। हो सकता है कि तूने कोयल को प्रेग्नेंट किया और उन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप। जब तक तुम सबके सब सच नहीं बोल देते ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसको तब तक तोड़ते रहना जब तक ये सच नहीं बोलता है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। विजय, सब भीट है, आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। ऐसा करो, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा कि कोयल के पेट में किसका बच्चा है और किसने उसका रेप किया। ठीक है सर। क्या सोच रहे हो? क्या सोचूंगा? अब कुछ बचा है सोचने के लिए? हमने तो हमेशा कोयल का भला ही सोचा था। लेकिन एक गलती भी की सुधा। क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया?
सर सर पराग शाह के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर उसे एक मंदिर के आसपास देखा गया है जहां वो डोनेशन के लिए उस फैमिली से मिल रहा है जिनके बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। जहां वो देखा गया, अगर वहां पूछताछ की तो वो अलर्ट हो जाएगा। उस एरिया पर नजर बनाए रखो और जैसे ही दिखाई देता है अरेस्ट कर लो उसे। ठीक है सर। जी नमस्ते, मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जहाँ हम मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों को एजुकेशन और उनमें प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करते हैं। कोयल के साथ क्या किया था आपने? कोयल? याद नहीं आ रहा? चलो हम याद दिलाते हैं। सब मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को चीट करता था और मैंने कोयल के फादर से कोयल का एडमिशन करवाने के लिए 10,000 निकलवा लिए थे, लेकिन कोयल के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कोयल के पिता से 10,000 लिए थे? हाँ सर। क्या कहा था उनसे? मैंने उन्हें कोयल का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहा, उसका एडॉप्शन सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। सोचा डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और पैसे ऐड सकता हूँ। और उसके बाद? साहब उसके बाद वो मुझे टालने लगे। नमस्ते केशव जी, वो कोयल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पराग जी, अब हमें अपनी बेटी कोयल का एडमिशन वहाँ नहीं करवाना है और वो जो हमने आपको 10,000 रुपये दिए थे वो भी लौटा दीजिए। साहब मुझे लगा उनको मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैंने जो नंबर उनको दिया था वो मैंने बंद कर दिया ताकि दोबारा वो फ़ोन करके मुझसे 10,000 रुपये ना मांगने लगे। इसके अलावा साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयल की मेडिकल रिपोर्ट से कोयल के पेरेंट्स को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, इसी वजह से वो लोग पराग को अवॉइड कर रहे हैं? हो सकता है। पता करो कि कोयल के पेरेंट्स ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था और इस पराग का भी डीएनए टेस्ट करवाओ। हो सकता है ये भी कुछ छुपा रहा हो। ठीक है सर। कोयल के गैंगरेप और हत्या में पराग की भूमिका और भागीदारी का पता लगाया जा रहा था, लेकिन ये पता लग चुका था कि कोयल के पेरेंट्स ने उसकी हत्या से 1 महीने पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था। यस सर, मैंने कोयल का मेडिकल टेस्ट किया था और ये बात उसके पेरेंट्स को पता थी कि कोयल प्रेग्नेंट है, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर ना करूं। सर इसका मतलब ये हुआ कि केशव हमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहा है। और सर अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी हो सकता है कि केशव भी कोयल को मोलेस्ट कर रहा हो और ये बात सुधा को अच्छी तरह से पता हो। इसी वजह से सुधा कोयल को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात वो सबको नहीं बता सकती। इस वजह से उनकी काफ़ी बदनामी होती। विजय, जैसा तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से तो कोयल के पेट में केशव का ही बच्चा है, लेकिन कोयल का गैंगरेप भी हुआ। लेकिन उसकी बॉडी को उस जगह पर डंप करने का क्या मतलब, जब 3 महीने पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर गए? क्या कोई चाहता था कि कोयल के परिवार वाले इसमें फंसे, या फिर कहानी कुछ और ही है? सर कहानी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर कोयल को प्रेग्नेंट करके गायब करने में केशव का ही हाथ है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी ने वैभव से झूठ बुलवाया हो कि जब कोयल गायब हुई वो उसके साथ। केशव अब और झूठ नहीं बोल पाएगा, थाने बुलवाओ इसे। ठीक है सर। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पता था कि कोयल प्रेग्नेंट है और सर मैं आपको सब कुछ सच से बताना भी चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तूने सब कुछ इसलिए छुपाया क्योंकि उसके पेट में तेरा ही बच्चा था। तू ही था ना जो उसे मोलेस्ट कर रहा था। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। वो तो करवाएंगे, और भले ही उसके पेट में तेरा बच्चा नहीं था, लेकिन तेरे पास मोटिव था उसको मारने का। सर मैं सपने में भी कोयल को मरवाने की नहीं सोच सकता सर। क्यों? 3 महीने पहले तो अपनी बीवी के साथ उसे मरने के लिए मंदिर के बाहर छोड़ आया था। क्या पता उसकी प्रेगनेंसी का मालूम हुआ तो फिर से वैसे ही किया हो? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है तो पहले सब कुछ सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी गलती से ही कोयल प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि हम ही लोगों से मंदिर छुड़ाए थे। मुझे शक था कि 3 महीने पहले उस मंदिर के पुजारी ने ही उसका बलात्कार किया होगा। मैंने मंदिर के आसपास पता किया तो मुझे पता चला कि मंदिर का पुजारी 2 दिन तक उसके हाथ बड़ी हमदर्दी दिखा रहा था। सर मुझे अब भी लगता है कि उस मंदिर के पुजारी ने ही कोयल को प्रेग्नेंट किया होगा।
साहब, हमने तो दया भाव से उस बच्ची को 2 दिन मंदिर में सहारा दिया और आप हमारी दयालुता को इतनी बुरी नजर से देख रहे हैं। आप पर शक कोयल के पिता ने जताया है, और वैसे भी जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? वासना इंसानी मानसिकता की दुर्बलता है, और जब वो घिनौना रूप अख्तियार करती है तो कोयल जैसी बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। कोयल के साथ जो कुछ भी गुजरा था वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसको इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। शक के दायरे में आए हर शख्स का डीएनए लिया जा रहा था, लेकिन परिणाम अब भी शून्य थे। सर, कोयल के पिता के साथ साथ जितने भी लोगों के डीएनए सैंपल हमने लिए हैं सर, उनमें से किसी का भी डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच नहीं करता है, और ना ही उन 3 डीएनए से मैच करता है जो रेप के बाद कोयल की बॉडी पर हमें मिले थे। लेकिन सर, डॉक्टर के मुताबिक उन 3 डीएनए में से किसी एक का डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच करता है। मतलब जिस आदमी ने कोयल को प्रेग्नेंट किया था उसी ने 2 और आदमियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। विजय, हमने कोयल के पिता के साथ साथ बाहरी एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयल का रेपिस्ट उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका उसके घर में आना जाना हो? कोयल के माँ बाप से पता करो कि ऐसे कौन कौन लोग थे और उनमें से किसका इस कांड में हाथ हो सकता है। ठीक है सर। पुलिस अब नए सिरे से कोयल और उसके परिवार के बाहरी और अंदरूनी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्हें अब भी काफी मशक्कत करनी थी। बता दो साहब, उसका रेप किया हम लोग ने, मगर उसके पेट में जो बच्चा था वो पंकज का था, हमारा नहीं था साहब। बता, कब से मोलेस्ट कर रहा था कोयल को? सर, कोयल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरा मन उस पर फिसल रहा था, लेकिन सर मैं हमेशा खुद पे कंट्रोल कर लेता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि दीदी उसे 2 दिन मंदिर छोड़ के आई है, तो मुझे लगा कि दीदी को भी उसकी पड़ी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के मैंने एक दिन सब घर वालों को बाहर भेज दिया, और उसी दिन उसके साथ सर मुझे पता था कि वो इस बारे में किसी को बता नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे सुधा दीदी का फोन आया। वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती थी। मुझे लगा शायद उनको पता ना चल गया हो। मैं हिम्मत करके उनसे मिलने पहुंचा। क्या बात है दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? और दीदी ने जो कहा वो सुन के मैं हैरान रह गया। महीने पहले मैंने जो कुछ भी किया उसका पश्चाताप मैं कोयल को वापस लाकर कर चुकी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोयल प्रेग्नेंट है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। सोचा कि उसका अबॉर्शन करा दूं। दिल्ली के एक अस्पताल भी लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टर बोली कि उसका अबॉर्शन होना नामुमकिन है, और ऐसे में उसका अबॉर्शन नहीं होता तो कोयल के साथ साथ उसका बच्चा भी। मैं हार गई थी सर। कोयल की वजह से वैभव और गुंजन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, और मैंने पंकज को कोयल को मारने को नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा था कि किसी ऐसी जगह छोड़ा जहां से वो कभी वापस ना आ सके। बहुत भरोसा था ना तुम्हें पंकज पर, है ना? तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि कोयल के पेट में पंकज का ही बच्चा था। क्या? कोयल के पेट में पंकज का बच्चा? दीदी को पता नहीं था कि कोयल को मैंने ही प्रेग्नेंट किया था, और उन्होंने मुझे कोयल को मारने के लिए भी नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा अगर उसे कहीं छोड़ के ही आना है तो उसके साथ। दीदी ने बोला था कोयल विभू के साथ बाहर गई थी, विभू खेल रहा था और मैंने कोयल को ग्राउंड के बाहर से अकेले आते हुए देखा।
पंकज, ये क्या बोल रही है? गंदा गंदा क्या बोल रही? और वाई हम सबको, चल इसे मारना पड़ेगा। हमने जानबूझ के उसकी बॉडी मंदिर के पास फेंकी, क्योंकि जीजाजी को शक था कि कोयल के पेट में जो बच्चा है वो पुजारी का था। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि पंकज कोयल को जान से मार देगा। लेकिन इतना तो जानती थी कि एक 15 साल की बच्ची जो 3 महीने प्रेग्नेंट है उसको वो दर दर भटकने के लिए छोड़ देगा। जब कोयल को अपनी जिंदगी से अलग ही करना था तो उसे गोद क्यों लिया था? केशव जी, हमने तो सोचा था कि कोयल को गोद लेके उसको दुनिया की सारी खुशियां देंगे, लेकिन ये सब। सुधा, करनी चाहे भली हो या बुरी, लेकिन उस करने के नीचे दस्तखत हमेशा हमारे ही होते हैं। कहते हैं इंसान भलाई भी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, लेकिन प्यार और ममता हमेशा निस्वार्थ होते हैं। माना कई बार हमें अपनी जिम्मेदारियां भी बोझ लगने लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना भविष्य संवारने के लिए कदम हमेशा सकारात्मक ही उठाने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच मुश्किल वक्त को बद से बदतर बना देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.